तमाम बॉडीज को जिस तरीके से कंट्रोल किया गया, इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम बॉडीज को आप देख लीजिए। यही सिचुएशन इस देश के आदिवासियों की और दलितों की है, जिसमें आप पाएंगे कि लगातार एनईपी के इंप्लीमेंटेशन के बाद में जो रेशियो है, एनरोलमेंट का रेशियो, वो घटता चला गया। ये विश्वविद्यालय, लगातार एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस एक कब्र बनते जा रहे हैं, जहां उनकी हत्याएं की जा रही हैं, एकेडमिक भी और फिजिकल भी। जिस तरीके से एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है वो एक प्लान के तहत है, जिसे हम लोग कह रहे हैं ना मोदी सरकार के 10 साल, वो 10 साल कुछ इसी तरीके से काम कर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे ने इस साल जो है एसटी एससी ओबीसी के स्टूडेंट्स को पीएचडी में दाखिला दिया ही नहीं। सोचिए, जब 23 और 24 साल पढ़ाने के बाद आपको नौकरी से बाहर किया जाता है, आपने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। जो रिक्रूटमेंट्स हो भी रही हैं वो प्योरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप सब लोग वाकिफ हैं कि किस तरीके से सरकारी मशीनरी आज की तारीख में फंक्शन कर रही है। तमाम बॉडीज को जिस तरीके से कंट्रोल किया गया और कंट्रोल करके उनको डिसमेंटल करने की कोशिशें जो चल रही हैं, तमाम बॉडीज, चाहे आप इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम बॉडीज को आप देख लीजिए। एजुकेशन के भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। स्पेसिफिकली बात करें तो स्ट्रेटेजिक प्लान 2022 से 2047 जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ने तैयार किया है, उसे देश और दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली कॉपी कर लिया गया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि एक ब्लॉग है जिसके डॉक्यूमेंट को, उसके पूरे के पूरे जो उनका जो ब्लॉग पर जो कुछ चीजें लिखी गई थी, उसे स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ डीयू बता करके 2022 से 2047 कल पेश कर दिया गया। अब अंदाजा लगाइए, परसों एक प्लान आपके सामने पेश लाया गया और कल उसको पेश करके कहा गया कि आप इसको पास कीजिए। और उस पे जब ऑब्जेक्शंस रेज किए गए तो किसी ने उसको कंसीडर नहीं किया और उसे पास करके पास मान लिया गया और वो आज से लागू हो गया। पूरे देश में जिस तरीके से एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया गया है और उन्हें जिस तरीके से चलाने की कोशिशें हो रही है आज की तारीख में, वो कुछ इसी तरीके का पैटर्न है। जहां तक आप देखेंगे तो पाएंगे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट, खास करके हायर एजुकेशन को, तो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से प्लान करके बर्बाद करने की कोशिशें हुई एनईपी के जरिए, विदाउट पार्लियामेंट में डिस्कशन के उसे ऑर्डर की फॉर्म में लाया गया। मिनिस्ट्रीज ने ऑर्डर पास किए, यूजीसी ने ऑर्डर पास किया और अलग अलग जगह से ऑर्डर पास करके और देश के भीतर जो है लागू कर दिया गया। और उसके बाद जो उसके आउटकम है, जो पिछले साल जब लागू किया गया उसके बाद से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसमें सबसे हैरानी की बात यह है कि कहा जा रहा था कि हम देश में एजुकेशन का जो परसेंटेज है, जो 66% का आंकड़े देते हैं, वो कहते हैं हम उसके नंबर्स को और बढ़ाएंगे। लेकिन ड्यू के एग्जांपल्स बताते हैं, इस पर्चे में भी मेंशन किया गया कि अराउंड 25% रेशियो जो है घटा है, स्टूडेंट्स जो एनरोलमेंट है वो घट गया है। और ऐसा, और खास करके गर्ल्स स्टूडेंट्स का जो है 37% रेशियो है। ओके, यही सिचुएशन इस देश के आदिवासियों की और दलितों की है, जिसमें आप पाएंगे कि लगातार एनईपी के इंप्लीमेंटेशन के बाद में जो रेशियो है, एनरोलमेंट का रेशियो, वो घटता चला गया। वो उसकी वजह एक सीयूईटी भी है और भी कई वजह हैं। जैसे एक और एग्जांपल, इसी एनईपी के आने के बाद आप देखेंगे तो पाएंगे कि क्लस्टर कॉलेजेस बनाए गए पर्टिकुलर कोर्सेज के लिए। मेरा कॉलेज भी है और कॉलेजेस को भी बनाया गया। कहा गया कि एक पर्टिकुलर कोर्स जो है, इन 4-5 कॉलेजेस का एक क्लस्टर बना दिया गया। कहा गया कि एक कोर्स को एक सर्टेन कॉलेज में ही पढ़ाया जाएगा, अगर दूसरे कॉलेज के बच्चों को भी पढ़ना है तो उस कॉलेज में आइए। और पता चलेगा कि वहां टीचर ही नहीं है, पूरा सेमेस्टर विदाउट टीचर निकल गया, लेकिन कोर्सेज चल रहे हैं। इसी तरीके से सैक और बैक के नाम से कुछ कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया। उन कोर्सेज की भी हालत सबसे ज्यादा इसकी तारीख, आज की तारीख में पूरे देश में सबसे ज्यादा खराब है। ये सैक और बैक के कोर्सेज जो एनईपी के इंप्लीमेंटेशन के बाद में आए। और स्पेशली अगर डीयू की बात करें तो पिछले 12 साल में जो पूरा का पूरा एकेडमिक मॉडल है, उसको 6 दफा रिशेड्यूल किया जा चुका है, रीडिजाइन किया जा चुका है। 2010 तक सेमेस्टर मोड था, एनुअल मोड था, उसे सेमेस्टर में कन्वर्ट किया गया। सेमेस्टर से 2012-13 में उसे एफवाईयूपी में कन्वर्ट किया गया। एफवाईयूपी को हटाकर 2016-17 में उसे सीबीसीएस में कन्वर्ट किया गया। 2019 में उसे एलओसीएफ में कन्वर्ट कर दिया गया। 2021-22 में आकर के उसे एनईपी के नए डिजाइन के हिसाब से अगेन एफवाईयूपी में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या रिजल्ट आ रहा है, कोई नई डिस्कशन में है।
सो जिस तरीके से एजुकेशन को खत्म किया जा रहा है वो एक प्लान के तहत है। सरकार उस पर लगातार जो एक्सपेरिमेंट करी है उसका रिजल्ट। एक और चीज इस साल जो खास तौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में देखने को मिली कि तमाम किस्म के एडमिशन, चाहे यूजी लेवल के हो, पीसी हो और पीएचडी हो, अभी दिसंबर चल रहा है लेकिन जुलाई सेशन पीएचडी के एडमिशंस अभी तक नहीं हुए हैं। 6 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। अभी तो एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट्स आ रहे हैं। उनके एडमिशंस अभी इस महीने और नेक्स्ट महीने, जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जांपल के तौर पे बात करें तो नेक्स्ट मंथ जनवरी 21 तक तो इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो सोचिए कितना इन बिटवीन जितने भी स्टूडेंट्स थे वो मैक्सिमम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ शिफ्ट हो गए। सो ये एक प्लान के तहत, जिसे हम लोग कह रहे हैं ना मोदी सरकार के 10 साल, वो 10 साल कुछ इसी तरीके से काम कर रहे हैं। आप डिफरेंट फील्ड में देख लीजिए, रोजगार के सवाल को देखिए तो पता चलेगा कि 2014 में सरकार में आने से पहले जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे मोदी जी, उन्होंने घोषणा की थी, उन्होंने बहुत सारे वादे किए लगातार लोगों को, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो यंग इंडिया के सवालों में से एक है वो था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। आज की तारीख में क्या स्थिति है? आज की स्थिति है कि राजस्थान के भीतर जब इलेक्शन की घोषणा होती है तो कहा जाता है कि हम 5 लाख रोजगार देंगे। 2 करोड़ से सीधा घट करके 5 लाख पे आ गया मामला। और क्या हुआ रोजगार का? वो कंप्लीटली हम सब लोग जानते हैं। अग्निवीर के नाम से पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट चला, क्या रिजल्ट हुआ अग्निवीर का? वो सबसे ज्यादा हम लोग अच्छे से देख रहे हैं। 45 साल में बेरोजगारी अपने चरम पर है, लेकिन कहीं कंप्लीटली जो सवाल है, नौजवानों के सवाल हो, चाहे आदिवासियों के सवाल हैं, दलितों के सवाल हैं, महिलाओं के सवाल हैं, उन सवालों को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। इसलिए रोजगार में आप रेलवे का हालत देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा जॉब जनरेट कर रही थी, एक पब्लिक सेक्टर, उसे कंप्लीटली खत्म कर दिया गया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, उसे प्राइवेट प्लेयर्स के हवाले दे दिया गया। लगातार रेल के जो बॉगीज है वो तो घट ही रहे, जितनी रेलें चलती थी उनके नंबर्स घट रहे हैं, उसके साथ साथ और तमाम तरीके की चीजें हैं जो लगातार घटती जा रही हैं और रेलवे को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया। आज की तारीख में प्राइस हाइक देखिए, रेलवे के भाड़े को देख लीजिए। रेल में चलने वाला कौन सा क्लास है, कौन लोग है? एलिट क्लास रेल में नहीं जा रहा है, मिडिल क्लास और लोअर तबका है जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से में रेल के जरिए ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से रेल का भाड़ा बढ़ा है वो क्या इस देश के नौजवानों पर असर नहीं कर रहा है? एकदम कर रहा है। वो डायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ है। और जब जॉब जनरेट नहीं हो रहा, लगातार हमने पिछले दिनों बहुत सारे रेल के एक्सीडेंट्स देखे, और जब रेल एक्सीडेंट्स के बाद में रिपोर्ट्स आती हैं तो रिपोर्ट्स में पता चलता है कि इतने सारे टेक्नीशियंस नहीं है, इतने सारे ड्राइवर्स की कमी है, इतने सारे गार्ड्स की कमी है और मेंटेनेंस के लोगों की कमी है। लेकिन आप देख लीजिए वैकेंसीज के नाम पे कुछ नहीं है। 2019 के बाद से तो कंप्लीटली रेलवे की वैकेंसीज को एकदम खत्म ही कर दिया गया। बैंकिंग सेक्टर देख लीजिए, जहां जॉब जनरेट होने का एक बड़ा चांसेस था, उसे भी धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर दिया गया, वहां पर भी जॉब नहीं है। तो लगातार आप देखेंगे तो पता चलेगा कि यंग इंडिया, जो ये कहा जा रहा था कि इस देश युवाओं का देश है और युवाओं के नाम पर वोट वसूले गए, तमाम तरीके की चीजें चली, लेकिन युवाओं की स्थिति क्या है आज की तारीख में, इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई नहीं है। अब अभी बात हो रही थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट्स की प्रक्रिया, अपॉइंटमेंट्स तो एक चीज है, उससे पहले की प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। अभी कल एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, आईआईटी बॉम्बे से आई। आईआईटी बॉम्बे ने इस साल जो है एसटी एससी ओबीसी के स्टूडेंट्स को पीएचडी में दाखिला दिया ही नहीं। रिजर्वेशन के बावजूद आपने एसटी एससी ओबीसी की जो 80 सीटें बनती थी उन पर दाखिला नहीं दिया और यूआर पे आपने 90 सरप्लस एडमिशंस कर लिए। ओवरऑल रेशियो में तो आपने दिखा दिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने पीएचडी में इतने एनरोल कर लिए, लेकिन एसटी एससी ओबीसी को छोड़ दिया। उनकी संख्या कितनी है? 0। कई डिपार्टमेंट्स आईआईटी बॉम्बे के ऐसे हैं जो 8 सालों में एक भी एसटी एससी ओबीसी को एडमिशन नहीं दिए। क्या ये यंग इंडिया का सवाल नहीं है? इन सवालों को कौन उठाएगा? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हक मारा जा रहा है, हमारा मारा जा रहा है। वो घोषणा करते हैं कि वो ओबीसी के प्राइम मिनिस्टर हैं, ओबीसी तबके से आते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है,
लेकिन क्या ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं? अब जितने बड़े लेवल पर मैसेकर्स चल रहा है एकेडमिक्स में, अगर आप पीएचडी एडमिशन ही नहीं देंगे तो नौकरियां मिलेंगी कहां से? और जो लोग नौकरियों में एलिजिबल हैं भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जांपल्स देख लीजिए, 23 इयर्स तक पढ़ाने के बावजूद भी नौकरियां परमानेंट नहीं है। 23 साल 24 साल पढ़ाने के बाद, एडहॉक पर पढ़ाने के बाद, सोचिए जब 23 और 24 साल पढ़ाने के बाद आपको नौकरी से बाहर किया जाता है और आपकी जगह जिसको लिया जाता है वो ऐसे व्यक्ति, उसकी काबिलियत पे हम शक नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को लिया जा रहा है जिसके पास जीरो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, जीरो। सो ये बेसिकली मैसेकर है। 23 साल 24 साल पढ़ाने के बाद अगर आपको लगता है कि 5 मिनट के इंटरव्यू में आपको लगता है कि ये बंदा काबिल नहीं है, ये एलिजिबल नहीं है, तो ये पहले सोचना चाहिए था। 23 साल उसका समय बर्बाद करने का क्या लॉजिक था? आपने पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। लेकिन नहीं, दरअसल हो ये रहा है कि अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो जिस तरीके से, जहां भी बहुत, पहली बात तो अपॉइंटमेंट बहुत हो नहीं रही है, ये डीयू दिख रहा है क्योंकि अभी कुछ समय से शुरू हुई। अदरवाइज पूरे देश भर में देखेंगे तो नौकरियों की किल्लत हम सबके सामने है, और जहां भी नौकरियां एलिजिबल हैं, जो रिक्रूटमेंट्स हो भी रही हैं, वो प्योरली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। कल रात दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं जब अपने घर के रास्ते में ट्रेवल कर रहा था तो एक संगठन का एक प्रोग्राम अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जीटीबी नगर के ऊपर एक स्पेस है, वहां पे एक प्रोग्राम चल रहा है। मैंने देखा एक न्यूली रिक्रूट टीचर झंडा लेकर के रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं, उस संगठन का झंडा लेकर के वो ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति की रिक्रूटमेंट हुई है वो कॉलेज में पढ़ाने के लिए, वो कॉलेज का सारा काम धाम छोड़ करके एक पर्टिकुलर संगठन के लिए जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। सो ये प्लान तरीके से किया जा रहा है। आजादी से पहले भी कुछ इसी तरीके के हालात थे। जब अंग्रेजी हुकूमत का दौर था तब कहते थे कि इलीट्स के लिए यूनिवर्सिटी है। अब वापस से पिछले 10 सालों में यूनिवर्सिटीज को इलीट्स के लिए बना दिया गया, लेकिन यहां जो है इकोनॉमिक इलीट के साथ साथ सोशल इलीट्स भी हैं। सोशल जस्टिस की हालत हम सब जानते हैं इस देश में किस तरीके की है। आजादी के साथ रिजर्वेशन की घोषणा की गई कि 1952 से कि रिजर्वेशन दिया जाएगा, पॉलिटिकल सेक्टर में मिला भी, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर बात करेंगे तो 1997 में जाकर के फर्स्ट टाइम एसटी एससी ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, और वो भी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद में 1997। अब इमेजिन कीजिए 50 इयर्स तक उन्हें डिनाई किया गया और ओबीसी रिजर्वेशन लागू होता है इस देश के भीतर, खास करके हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में। जब जेएनयू के स्टूडेंट्स कोर्ट मूव करते हैं तो 2008 से लागू करने की प्रोसेस शुरू, दिल्ली यूनिवर्सिटी 2013 में जाकर शुरू करता है। सो कौन से ओबीसी की हम बात कर रहे हैं? क्या ओबीसी तबका यंग इंडिया में शामिल नहीं है क्या? वो भी है ना, उसके भी तो लोग हैं, लेकिन कंप्लीटली आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उन्हें बाहर कर दिया गया, कभी किसी मेरिट के नाम पर, कभी किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन ना होने के चलते। सो अगर ओवरऑल हम पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे तो लगातार ये चीजें चल रही है। और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो सिलेबस को लेकर के भी एक बड़ा मामला चल रहा है, बहुत प्लान तरीके से सिलेबस को और कैंपस को सैफ्रनाइज किया जा रहा है। एक खास पॉलिटिकल पार्टी और आइडियोलॉजी के लिए उसे बहुत ही सेफ और सिक्योर कैंपस बनाया जा रहा है, जबकि जो बाकी मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो आदिवासी हैं, दलित्स हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं, उनके लिए अनसेफ कर दिया गया। बीएचयू की बात हो रही थी, रोहित वेमुला की बात हो रही थी, ऐसे बहुत सारे रोहित हैं इस देश में। अगर बात करें तो पिछले 5-6 सालों में यही पर्चा डिक्लेयर करता है, कहता है कि लगभग 122 स्टूडेंट्स ने पिछले 5 सालों में सुसाइड किए हैं कैंपसेस के भीतर। सो एक रोहित नहीं है, बहुत सारे रोहित हैं, क्योंकि कैंपस जिस तरीके से पिछले 10 सालों में फंक्शन करना शुरू किए, उसमें जो डेमोक्रेटिक वॉइसेस थी, जो स्पेस था, उस क्रिटिकल अप्रोच को, डिबेट और डिस्कशन के स्पेस को, उसे कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। और इसीलिए लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पूरा का पूरा शिफ्टिंग जो है वन साइडेड है। और यूनिवर्सिटीज में एक आर्टिकल आज की तारीख में पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि एसटी, एससी, ओबीसी और महिलाओं के लिए ये विश्वविद्यालय, लगातार एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस एक कब्र बनते जा रहे हैं, जहां उनकी हत्याएं की जा रही हैं, एकेडमिक भी और फिजिकल भी।
इसलिए ये यूनिवर्सिटीज को अगर हम जो इस कैंपेन के जरिए जो चीजें निकालने की कोशिश हो रही है वो यही है कि ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ये पब्लिक स्पेस बचा रहे, ताकि इस सोसाइटी का जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है वो भी बचा रहे। अदरवाइज जो सरकार जिस तरीके से कर रही है काम, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे देता हूं। स्कूलों में एसटी एससी के बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, छोटे स्कूली बच्चों को 3 से 4 साल हो गए, स्कॉलरशिप्स रिलीज नहीं हुई। राजस्थान का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 4 साल से स्कॉलरशिप्स रिलीज नहीं हुई है। आप अंदाजे लगे बिना स्कॉलरशिप, आप जेआरएफ के जो नंबर्स थे, पहले बड़ी संख्या में जेआरएफ निकलते, अब उनके नंबर्स रिड्यूस कर दिए गए और नॉन नेट तो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। एसटी एससी ओबीसी जो एमएनएफ मिलती थी, मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप खत्म कर दी गया। राजीव गांधी फेलोशिप्स के नाम एसटी एससी स्टूडेंट्स को मिलती, खत्म कर दी गई। ओके, सो जिस तरीके से इस पूरे के पूरे एजुकेशन सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेला जा रहा है और वहां से एक तरीके से खत्म करने की कोशिश हो रही है, दरअसल यही यंग इंडिया की जो है एक तरीके से हत्या है। अगर एजुकेशन स्पेस खत्म हो गया, ये पब्लिक स्पेस खत्म हो गया, तो ये यकीन मानिए कि एजुकेशन सिर्फ वापस से जो एलिट्स है उन्हीं के कंट्रोल में जाएगा, और इसीलिए इसे बचाना जरूरी है। ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है। 2 ऑर्डर और आए। एक ऑर्डर है जम्मू यूनिवर्सिटी से, जहां कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट 2 फैकल्टी ऐसी रिक्रूट की जाएंगी जो कि वेल नॉन होंगी, प्रो गवर्नमेंट। ओके, ये रिजर्व सीट होगी, 2 सीटें हैं रिजर्व होंगी ऐसी एप्लीकेंट्स के लिए जो प्रो गवर्नमेंट है। और दूसरा एक नोटिस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में भी आया है, उसमें कहा गया है कि हर कॉलेज में, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एक कटआउट लगेगा विद मोदी जी की फोटो। ओके, जो एक कैंपेन के तौर पे, जहां आप सेल्फी पॉइंट टाइप से उसको कह सकते हैं, और ज्यादातर जगह लग चुका है। सो ये इस तरीके से एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एक पॉलिटिकल टूल की तरह भी लगातार इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।